हेलो स्टूडेंट्स, अनु की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अब 10th बोर्ड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी 10th बोर्ड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट। पहली जो प्रश्नावली है आपके, उसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। तो हमारी इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले अब मैं आपको थोड़ा बताऊं कि जो भी मैं आपको क्लास में समझाऊंगी, आपने आपने क्या करना है, उसको खुद घर पे अपने नोट्स बनाने हैं। जैसे जैसे मैं बोर्ड्स पे लिखती जाऊंगी और जो भी मैं करवाऊंगी रोज का, वो आपको घर पे दोहराव करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऐसा है, उसमें प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली फिर आप उसे नहीं भूलोगे, इसलिए जो भी आपको बताया जाए रिवीजन आपने जरूर करना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी इस फर्स्ट प्रश्नावली को। तो देखिए, सबसे पहले तो वास्तविक संख्याएं, जिसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो सबसे पहले तो बात यह है कि ये संख्याएं क्या होती हैं। अगर हम बात करें कि संख्याएं वर्ड क्या होता है, तो देखिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्याओं का फर्स्ट टॉपिक। तो देखो, सबसे पहले यह है कि संख्याएं क्या होती है। जैसे संख्याएं या नंबर हम उनको कहते हैं कि संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग हम मापने के लिए, गिनने के लिए और नामकरण में किया जाता है। जैसे अब अगर नंबर्स ही नहीं होंगे तो हम काउंटिंग वगैरह कैसे करेंगे। किसी वस्तु को अगर हमें गिनना है, किसी चीज को मापना है, तो उन सबके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, नंबर्स की जरूरत पड़ती है। तो अब बात है कि नंबर्स कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो इसके बारे में आप जो 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट नंबर पे है, आपने प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं प्राकृत संख्याओं को हम नेचुरल नंबर्स। अब आप देखिए, प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो कहां से शुरू होती है, एक से शुरू होकर कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। यानी कि 1 2 3 4 कहां तक जाती है, अनंत तक। यानी कि एक से शुरू होने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उसके बाद संख्याओं में दूसरा नंबर आता है, जैसे कि पूर्ण संख्याएं। अब आपको ये भी पता होगा कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं हम, वे संख्याएं जो कहां से शुरू होती हैं, 0 से शुरू होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसको हम पूर्ण संख्याओं को जो है होल नंबर्स बोलते हैं, होल नंबर्स। ये कहां से शुरू होती है, 0 से लेकर अनंत तक जाएगी। तो 0 से शुरू होने वाली संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहेंगे। फिर हमने पढ़ा हुआ है कि पूर्णांक किसे कहते हैं, जिन्हें हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो देखिए, पूर्णांक क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें 0 भी शामिल हो, जिनमें धनात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं और जिनके अंदर ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं। यानी कि शून्य भी शामिल हो, ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो और धनात्मक संख्याएं भी शामिल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। देखिए, ये सब चीजें हमने छठी क्लास से लेके आपने 9th क्लास तक पढ़ी होगी, बिल्कुल बेसिक्स है। लेकिन हम स्टार्ट अपनी क्लास की बिल्कुल यहीं से करेंगे, क्योंकि अगर हमें इनके बारे में पता होगा तो हम अपनी प्रश्नावली के ऊपर चल पाएंगे। तो देखिए, हमें पता चल गया कि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है, पूर्णांक में सभी आ जाते हैं। फिर आती है बात हमारी अभाज्य संख्या की, जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे आपको इसके बारे में पता होगा कि वे संख्याएं जो सिर्फ एक तो एक के पहाड़े में, एक खुद के पहाड़े में, यानी कि सिर्फ इन्हीं दो से विभाजित होती है और किसी के पहाड़े से विभाजित नहीं होती, भाग नहीं जाता, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या यानी कि दो ही गुणनखंड होंगे उनके, एक तो वो एक के पहाड़े में आएगी, एक वो खुद के पहाड़े में आएगी, इसके अलावा और किसी के पहाड़े में उसका भाग नहीं जाता, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे देखिए, अभाज्य संख्या में आप चाहो तो लिख सकते हो जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, जिसके केवल दो गुणनखंड हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे आपके सामने 3 है, तो आप बताओ 3 किस किस के टेबल में आता है। 3 एक तो एक के टेबल से जाएगा और एक खुद के टेबल से जाएगा, इसके अलावा नहीं जाएगा। ऐसे ही 5 है, तो 5 जो है एक के पहाड़े में जाएगा और 5 के टेबल से जाएगा। तो 3 है, 2 है, 3 है, 5 7 है, 11 है, 13 है, 19 है। तो ये जो संख्याएं हैं, ये कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। फिर देखिए आता है भाज्य संख्याएं। तो देखिए, अभाज्य संख्याओं को अगर आप छोड़ दें तो बाकी बची हुई सारी भाज्य संख्याएं होती है ना। यानी कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि जो एक के पहाड़े में तो आएगी, खुद के पहाड़े में तो आएगी, इसके अलावा और किसी के पहाड़े में भी आ सकती है, यानी कि किसी अन्य पहाड़े से विभाजित हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। जिनको अकॉर्डिंग टू अगर हम लैंग्वेज देखें तो उसको हम क्या लिखते हैं कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या है। जैसे आप कोई भी ले सकते हैं, आपने 4 ले ली, 4 भी भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 एक के पहाड़े में भी आता है, 4 2 के पहाड़े में भी आता है और 4 खुद के पहाड़े में भी आता है। तो देखिए, इसके गुणनखंड कितने हो गए,
2 से ज्यादा हो गए ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, भाज्य संख्या है। जैसे अब 6 देखिए, 6 जो है 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, खुद के टेबल में भी आता है। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए, 2 से ज्यादा हो गए, इसका मतलब ये कैसे है, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ये अब नेक्स्ट हमारी कौन सी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, जिसे हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब देखिए सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, ये संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनमें अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड देखें ना तो सिर्फ एक आता है, इसके अलावा और कोई नहीं आता, उसे हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, देखिए 4, या पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, वे संख्याएं जिनका केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि वे संख्याएं जिनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, आपने दो संख्याओं के आपने गुणनखंड किए, यानी कि फैक्टर्स किए, ठीक है, और जब आप उनके अंदर देखते हो कि दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब देखिए बच्चों, सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, तो वे संख्याएं जिनका केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो, यानी कि एक के अलावा उन दोनों में और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो उसे हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्याएं। जैसे कि एग्जांपल देखिए आप, जैसे मैंने आपके सामने संख्या लिख दी, 4 और 5 जो है वो सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या। कैसे, अगर हम 4 के गुणनखंड देखते हैं तो आप देखिए 4 किसके टेबल में आता है, 4 1 के टेबल में भी आएगा, ठीक है, 4 2 के टेबल में भी आएगा, 4 खुद के टेबल में भी आएगा, ठीक है। अगर हम 5 को देखें तो 5 खुद के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि हमने इनके गुणनखंड तो कर लिए, अब आप मुझे ये बताइए कि इसके अंदर मैं आपको बोलूं, चलो इसके उभयनिष्ठ देखते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, जो इसमें भी आ जाए और इसमें भी आ जाए। तो आप बताओ, क्या एक इधर है क्या एक इसमें है, इसमें भी है, इसका मतलब ये एक तो हमारा कॉमन आ गया। अब बताओ, क्या और कोई संख्या है क्या जो दोनों में आ रही हो, यानी कि दोनों में कॉमन हो या दोनों में उभयनिष्ठ हो, नहीं आ रही ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जब इन दो संख्याओं का गुणनखंड देखा तो इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है सिर्फ और सिर्फ एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है ना। इसका मतलब 4 और 5 क्या हो गई, सह अभाज्य संख्या हो गई। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। अब आगे हम देखते हैं परिमेय संख्या को। परिमेय संख्याएं, जिनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। रैशनल नंबर्स, देखिए परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनके हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, कि p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं तथा हर का मान, की क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, हर नॉट इज इक्वल टू 0, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या की डेफिनेशन आपने देखी, कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सके उसे कहते हैं ना, मतलब भिन्न के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, लेकिन हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे 2/3 है तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, माइनस का 5/2 है तो ये भी परिमेय संख्या है। क्योंकि देखना, हमेशा एक बात ध्यान रखना, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन अंश में जो संख्या होती है वो पूर्णांक होती है, यानी कि आप ये भी चाहो तो नोट कर सकते हो। तथा जो p होता है ना, यानी कि जो अंश में जो संख्या होती है वो क्या होते हैं, पूर्णांक होती है। पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब वो प्लस वाली भी हो सकती है, माइनस वाली भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, यानी कि अंश में चाहे 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, हर में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे ये है परिमेय संख्या है, अगर 100 लिख दिया तो 100 भी क्या है, परिमेय संख्या है ना।
अगर मानो आपने लिख दिया 0/3 तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि अंश में 0 आया, हर में तो 0 नहीं आया। तो आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि देखिए हमने अभी कैसे क्या क्या देखा, सहअभाज्य संख्याएं देखी, वे संख्याएं जिनका क्या होता है, सिर्फ उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, वो सिर्फ एक ही होता है, एक के अलावा और कुछ नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसे हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। फिर हमने परिमेय संख्याएं देखा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो अब आप इसको नोट कर लेना, फिर हम आगे करते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। अब देखिए अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, इसके बारे में आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। देखिए अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, यहाँ पे मेन कंडीशन ये होती है कि इसको अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते, और जितनी भी आपको अंडर रूट वाली संख्याएं मिल जाती हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए आप, कि जैसे आपको जितनी भी अंडर रूट वाली संख्याएं दिख जाती हैं, अंडर रूट वाली संख्या का मतलब ये होता है कि वो पूर्ण वर्ग नहीं है। देखो दो पूर्ण वर्ग नहीं है ना, तो जितनी भी आपको अंडर रूट में संख्याएं दिखी, अंडर रूट 3 आ गया तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ऐसी वाली जो संख्याएं होती है, यहाँ आपको पाई का पाई दिख जाए, तो पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि वे संख्याएं जिनको हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते, तथा ये देखिए जितनी भी वर्गमूल वाली संख्याएं होती हैं, ये सभी कैसी संख्याएं होती हैं, तो ये होती है सारी की सारी कैसी, अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि पूर्ण वर्ग नहीं होती। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट पे, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जो कि हमारी प्रश्नावली का मेन पार्ट है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं को हम सभी क्या कहते हैं, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। अब आप देखेंगे वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, संख्याएं किसे कहते हैं। जैसे हमने परिमेय संख्या पढ़ ली, जिसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। हमने अपरिमेय संख्याएं देख ली, यानी कि जिनको हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते, और जितनी भी पाई वाली वैल्यू हो गई, या फिर जितनी वर्गमूल वाली संख्याएं होती हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती, ये सब अपरिमेय संख्याएं होती है। अब वास्तविक संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दो, मतलब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं सभी दोनों जो इकट्ठे, इनको सबको क्या कहते हैं, संयुक्त रूप से वास्तविक संख्याएं। यानी कि परिमेय संख्याएं भी आ जाती है इसके अंदर, परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सभी किसमें शामिल हो जाती हैं, वास्तविक संख्याएं में। यानी कि आप ऐसे समझिए कि सभी का अपना अपना एक अलग अलग कमरा है, जैसे पूर्ण संख्या का अलग रूम है, ठीक है, पूर्णांक का अलग रूम है, और इसका प्राकृत संख्या का अलग रूम है, परिमेय संख्या का अलग रूम है, अपरिमेय का अलग रूम है। अब वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, एक ऐसा रूम जिसमें परिमेय संख्याएं भी आएगी और अपरिमेय संख्याएं भी आएगी, उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं कहेंगे। अगर हम थोड़ा सा एक डायग्राम से देखें, सपोज कीजिए हम एक डायग्राम समझते हैं। ठीक है, जैसे आप समझिए कि सबसे ये कोई संख्याओं की बात हो रही है, क्या है, संख्याओं का अलग, ठीक है, ग्रुप है। इसके अंदर कौन कौन आता है, संख्याओं में कौन कौन शामिल होता है, तो संख्याओं में शामिल हो जाता है जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो, और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो। ठीक है, समझ पा रहे हो, ये जो बाहर वाला डब्बा किसको शो कर रहा है, संख्याओं को शो कर रहा है। तो संख्याओं में कौन कौन आता है, तो जितनी भी परिमेय संख्याएं आती है और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं आती है वो इसमें शामिल होगी। अच्छा, परिमेय संख्याओं में कौन शामिल होगा, तो हम लिख सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में जितने भी पूर्णांक है वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, पूर्णांक में कौन शामिल होगा, तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सभी पूर्णांक के अंदर शामिल होती हैं। पूर्ण संख्याओं में कौन सा शामिल होगा, तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सारी इसमें शामिल होती है। अब आप देखिए, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, बड़े वाला गोला हमें क्या शो करता है, संख्याएं, यानी कि हमने जितनी भी परिभाषाएं पढ़ी है ना, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, एक वेन आरेख की दृष्टि से हम उसको समझ रहे हैं। सपोज कीजिए बड़े वाला गोला क्या शो करता है, संख्याएं, और संख्याएं तो बहुत प्रकार की होती है, हमने अभी देखा। तो इस संख्याओं में दो बड़े गोले हैं, एक तो ये बड़ा बड़ा गोला जो किसको शो करता है, परिमेय संख्या को, एक छोटा गोला जो किसको शो करता है, अपरिमेय संख्याओं को। और हमने अभी पढ़ा है कि देखिए जो ये वास्तविक संख्याएं होती है ना, वास्तविक संख्याओं में कौन कौन शामिल होता है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अब हमें पता है कि परिमेय संख्याओं में कौन आएगा, परिमेय संख्याओं में जितने भी पूर्णांक उसमें आ सकते हैं ना, क्योंकि परिमेय संख्याओं के लिए कोई उसमें शर्त नहीं है कि उसमें पूर्ण आएगी कि प्राकृत आएगी। उसमें क्या लिखा हुआ है,
अंश जो है उसमें पूर्णांक ही होता है, बस हर जो है ना, हर जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी पी और क्यू पूर्णांक ही होते हैं, हर जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि परिमेय संख्याएं जो है उसमें सारे पूर्णांक शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, पूर्णांक में तो प्लस वाली संख्या भी आती है, माइनस वाली संख्या भी आती है, जीरो भी आता है। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो पूर्ण संख्याएं हैं, जो कहाँ से शुरू होती हैं, जीरो से शुरू होती हैं, वो सब किसमें शामिल हो जाएंगी? पूर्णांक में शामिल हो जाएगी। यानी कि पूर्णांक में कौन सी संख्याएं आती है? सारी की सारी पूर्ण संख्याएं आती है। अब आप बताइए, पूर्ण संख्या तो शुरू होती है जीरो से, और प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? एक से। इसका मतलब जो प्राकृत संख्या है, क्या वो पूर्ण संख्या के अंदर आएगी? क्या आएगी? ऑब्वियसली आएगी। अब आप एक एग्जांपल देखिए, मुझे पता है कि जीरो से गिनती जब शुरू होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। कि यहां से लेके आगे तक पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब मुझे पता है कि जब गिनती एक से स्टार्ट होती है ना, तो प्राकृत संख्या है। तो अब एक बात बताइए, क्या इस पूर्ण संख्या वाले खाने के अंदर प्राकृत संख्या शामिल है कि नहीं है? है ना। तो यही बात इसमें दिखाई गई है कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती है, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक में आती है, जितने भी पूर्णांक है वो सभी परिमेय संख्याओं में आते हैं, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो खुद है वो वास्तविक संख्याओं में आती है। किसमें शामिल हो जाती है? वास्तविक संख्याओं में। आई होप अभी तक आप थोड़ा समझ पाए होंगे। हमने देखो अभी तक इस प्रश्नावली के बारे में भारी भरकम कुछ भी नहीं पढ़ा। अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा है? सिर्फ और सिर्फ कि संख्याएं होती क्या है और संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। देखिए फिर से आप रिवाइज कीजिए, मेरे साथ साथ बोलिए। पूर्ण संख्याएं पढ़ा जो जीरो से शुरू होती हैं, प्राकृत संख्याएं पढ़ा जो एक से स्टार्ट होती है, इसके साथ हमने इसमें आगे पढ़े थे अपरिमेय संख्याएं पढ़ी है, वास्तविक संख्याएं पढ़ी है, और परिमेय संख्याएं पढ़ी है। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने बेसिक रूप से पढ़ लिया कि संख्याएं किसे कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारे थोड़े से बेसिक टॉपिक्स और रह गए। जैसे बात बताइए मुझे, आपको अभाज्य गुणनखंड के बारे में पता होगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य गुणनखंड तो आपको ये आपने 7th और 6th क्लास के अंदर पढ़ा होगा अच्छे से कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए मेरे पास 14 रकम है जिसका हम क्या निकाल रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो जब भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो इसी प्रकार से निकालते हैं ना। अभाज्य गुणनखंड का मतलब जब आप किसी संख्या के गुणनखंड निकालते हैं तो इधर की तरफ हमें जितनी भी संख्याएं प्राप्त होती हैं वो सारी कैसी होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती है। करके देखिए, अब जैसे आपको पता है कि इकाईकांक 4 है, इकाईकांक सम संख्या होता है, उसमें किसका भाग जाएगा? हमेशा 2 से भाग जाएगा। तो 2 के बड़े बताइए 14 आता है 2 7 14। अब बताओ 7 किससे जाएगा? 7 एकम 7। तो जब आपने 14 का अभाज्य गुणनखंड किए तो कितने आए? 2 गुना 7। 2 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी क्या है? अभाज्य संख्या। इसीलिए अब इसको क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने 9th क्लास तक आपके ये सभी कंसेप्ट तो क्लियर होंगे अभाज्य गुणनखंड निकालना। चलो थोड़ी बड़ी संख्या का देख लो। जैसे 28 है, तो अब आप देखिए इकाईकांक क्या है? सम संख्या है ना। जब भी सम संख्या होती है तो 2 से जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8। उसके बाद देखिए 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14। फिर देखो 7 से जाएगा, 7 एकम 7। अब आप बताइए, जब आपने 28 के अभाज्य गुणनखंड किए तो आपको यहाँ पे जितनी भी संख्याएं मिल रही हैं ये सभी संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड। अब थोड़ा और आपको मैं रिमाइंड करवाऊं तो ये लैसे क्या होता है जिसको हम लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। जिसको हम लैसे बोलते हैं ना, एलसीएम बोलते हैं। और एक होता है मैस है जिसे हम महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। महत्तम समापवर्तक। अब आप देखिए लैसे और मैसे में क्या होता है फर्क। ये आपसे सब चीजें पढ़ी हुई है, मैं आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि जब हम अपने कंसेप्ट पे चलेंगे तो ये बेसिक हमारे उसमें काम आएगा। तो देखिए लैसे क्या होता है, जैसे मैं आपको 2 संख्याएं दे दी कि आप ऐसे करो भाई, इसको मिटो रही हूँ एक बार। मैंने आपको 2 संख्याएं दे दी, एक तो 8 और 16। अगर मैं आपको बोलूं भी 8 और 16 का लैसे निकालो, लघुत्तम निकालो, तो आपको पता है कि जब भी हम लघुत्तम निकालते हैं तो दोनों संख्याओं को जो अभाज्य गुणनखंड है वो एक ही साथ करते हैं ना, कोमा लगा के। पता है आपको, जब भी हम लैसे निकालेंगे तो जितनी भी संख्याएं हमें दे दो चाहे, उन सबका अभाज्य गुणनखंड हम एक साथ निकालते हैं, बीच में कोमे का निशान आ जाएगा। अब आप देखिए इकाईकांक सम संख्या, यहाँ भी सम संख्या, इनके 2 के पार्ट से कर देते हैं हम इसको। तो देखिए 2 चौके 8, 2 आठे 16। आगे भी किसके पार्ट से जाएगा? 2 से जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर देखो किससे जाएगा? 2 के पार्ट से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर आगे देखो किससे जाएगा? 2 से, 2 एकम 2। ठीक है, तो बताओ इसका लघुत्तम कितना आ गया? लघुत्तम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? साइड में जितनी भी संख्याएं दी होती है ना, हम सब क्या करते हैं? इसको गुणा कर लेते हैं। जैसे कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ये था, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 क्या आ गया? इसका लैसा है, लघुत्तम समाप्त करते हैं। यानी कि 8 और 16 का लघुत्तम भी कितना आया हमारे पास? 16 आया।
अब देखिए मैं से कैसे निकालते हैं, इसको हम महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो वो हम आपको यही निकाल के दिखाते हैं। देखिए अगर मैंने आपको बोला कि भाई 8 और 16 का मैं से निकालो, क्या निकालो, मैसा। तो देखिए कभी भी जो मैसा होता है जिसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, ये कभी भी एक साथ अभाज्य गुणनखंड में नहीं निकालेंगे, इसको हम हर संख्या का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद उभयनिष्ठ गुणनखंड ले लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए 8 है, ठीक है, और हम यहाँ पे करेंगे 16 का, 8 का अलग करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 16 का अलग करेंगे। अब आप बताइए, देखिए 8 है तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, चला गया। यहाँ 16 का देखिए 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। समझ में आ रही है मेरी बात। अब देखो जब भी आप मैसे निकालते हो तो आप क्या करते हो, आप ये देखोगे कि 8 का जो मैसे कितना है, जितनी भी संख्या यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में आई है आप लिख दो 2 गुना 2 गुना 2। अब 16 का देखो कितनी आई है, तो 16 का देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 बार 2 लिखा हुआ है ना, 1 2 3 और 4 बार लिखा हुआ 2। अब हमारा काम क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए, यानी कि ऐसी संख्या जो इसमें भी आ जाए और इसमें भी आ जाए। तो देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड बन गया। फिर ये 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड और बन गया, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे पास और बन गया। तो जो भी हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड आता है उसमें से हम एक संख्या को बाहर निकालें। जैसे ये इसका 1 2 बाहर आ गया, 1 2 इसका बाहर आ गया, 1 2 इसका बाहर आ गया। तो बताइए आपका में से कितना आ जाएगा, में से आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8 और 16 का जो महत्तम समापवर्तक है वो कितना आ गया आपके पास, तो 8 आ गया। तो आई होप आप इन बेसिक चीजों को समझ पाए होंगे। देखो बच्चों हमने अभी तक क्या पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जीरो से भी, यानी कि अगर आपने छठी सातवीं के भी आपके कुछ कंसेप्ट धुंधले हो चुके हैं तो वापस याद आ जाए आपको। ये हमने नंबर्स पढ़े पहले कि संख्याएं किसे कहते हैं, तो बेगणितीय वस्तुएं जिनका यूज हम उपयोग किसमें करते हैं, गिनने में करते हैं, मापने में करते हैं, उन सबको हम नंबर्स बोलते हैं, संख्याएं बोलते हैं। अब संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो प्राकृत संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं कि प्लस में आ जाए माइनस और 0, क्योंकि धनात्मक ऋणात्मक और शून्य सभी संख्या उसमें शामिल है, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। फिर हमने देखा कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, यानी कि जो एक तो एक के पहाड़े में आती है और एक खुद के पहाड़े में आती है। फिर हमने देखा कि जो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, यानी कि जो खुद के पहाड़े में भी आती है, एक के पहाड़े में भी आती है और किसी अन्य संख्या के पहाड़े से भी पूरी तरह भाग उसमें चला जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था सह अभाज्य संख्याएं, तो सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, जब हम किन्हीं 2 संख्याओं का क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो और जब हम उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालते हैं ना, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक आता है, यानी कि एक के अलावा ना उन दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। फिर हमने देखा परिमेय संख्याएं क्या होती है, इनकी रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो परिमेय संख्याएं होती है। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, तो वे संख्याएं जिनको हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते और जिनको जितने भी अंडर रूट वाली संख्याएं हैं जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है वो सभी इसमें शामिल होती है, और जो पाई है वो भी किसमें शामिल होता है, अपरिमेय संख्याएं में। फिर हम अपने मेन टॉपिक में चलते हैं कि बताओ भाई वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं जब दोनों शामिल हो जाती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। यानी कि वास्तविक संख्याओं में कौन कौन आएगा, परिमेय संख्याएं भी आएगी और अपरिमेय संख्याएं भी आएंगी। फिर देखिए हमने आगे क्या देखा कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, लैसा क्या होता है, मैसा क्या होता है, बिल्कुल बेसिक चीजें समझिए, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने प्रश्नावली 1 के बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, जो कि हमारे इस प्रश्नावली का काम है। अब तक हमने जो पढ़ा वो उस हमारी प्रश्नावली को करने से पहले एक बेस है जो कि हमें पता होना चाहिए। तो देखिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रश्नावली पहली जो है वास्तविक संख्याएं, उसकी थ्योरम से। देखिए आपके प्रश्नावली 1 में 2 थ्योरम जो है, 2 प्रमेय जो है वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पहली प्रमेय समझते हैं, प्रमेय 1.1। हमारी प्रमेय का क्या नाम है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। देखिए आसान भाषा में समझिए, अंकगणित मतलब कि जो भी हम ये जो बेसिक गणित पढ़ते हैं ना, हमारी जोड़ घटाव वाली, लाभ हानि वाली, अनुपात वाली, ये सारी जो गणित होती है अर्थमेटिक में आती है, अंक गणित में आती है, इसमें अंकों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, अंक गणित है। तो अंक गणित की यानी कि अर्थमेटिक की जो आधारभूत प्रमेय यानी कि फंडामेंटल जो थ्योरम
है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ये जो है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अब देखिए किताबी लैंग्वेज जैसे भी हो हम इसको आसान भाषा में पढ़ेंगे। पहले ये देखो, प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या पता है ना आपको, इसीलिए मैंने आपको वो सब बताया था पहले ताकि आपको रिवाइज हो जाए। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, यानी कि जो खुद के पढ़े में तो आती है, एक के पढ़े में भी आती है और किसी के पढ़े में भी आ सकती है, तो वो क्या होती है, भाज्य संख्या। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि कोई भी भाज्य संख्या है ना उसको हम किसके गुणा के रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तथा जो यह गुणनखंड है वो अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। देखिए ये बुक वाली लैंग्वेज है, जब आपको लगेगा क्या है हम एग्जाम्पल से देखते हैं, आप समझ जाओगे। जैसे बताओ 20 क्या है, 20 एक भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या है 20। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ऐसे करो 20 के ना आप पहले गुणनखंड करो, कैसे वाले, अभाज्य गुणनखंड करो, तो आप कहोगे हमें तो आता है, हमने अभी भी सीखा है, 2 एकम 2, 0 को 0, 2 5 10 और 5 एकम 5। ये आपने अभाज्य गुणनखंड कर दिए, किसके किए, 20 के। तो आप मुझे बताओ 20 को आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो ना 2 गुना 5। अब यही तो हमारी जो हमारी ये प्रमेय है, थ्योरम है, यही तो कह रही है कि किसी भाज्य संख्या को, 20 हमारी भाज्य संख्या थी, आप इसके गुणनखंड देखिए 2 है और 5 है, ये सभी संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यही तो कह रही है हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब देखो कितनी आसान है, एग्जांपल से देखिए, आप किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, जैसे मान लो 10 है, ठीक है, 10 भी कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है। अब मैं आपको बोलूं कि चलो भाई 10 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, तो आप कहोगे 2 5 10, 5 एकम 5। अब चलो बताओ इसको हम किसी रूप में लिख सकते हैं, 2 गुना 5। तो किसी भाज्य संख्या को, देखो 2 और 5 अभाज्य संख्या है ना, तो हम किसी भाज्य संख्या को किन्हीं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हमारी अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है ना वो हमें यही बात कह रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। देखो आज क्योंकि इस क्लास का फर्स्ट सेशन था तो हो सकता है आपको किसी चीज में लगा हो कि तो हमें आता ही है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है, जब हम किसी मेन चीज की तरफ बढ़ते हैं ना तो उससे पहले वाली चीजें हमें अच्छे से आनी चाहिए, इसलिए मैंने आज आपको कुछ बेसिक्स बताया। अब आप देखिए इस थ्योरम में जो शब्द आए हैं भाज्य, अभाज्य, गुणनखंड, ये मैंने आपको थोड़ा पहले रिवाइज करवाया तो जल्दी इस चीज को कैच कर पाए ना क्या होता है। तो आप देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। एक थ्योरम और है इसके अंदर, वो हम करेंगे अब नेक्स्ट कक्षा के अंदर। आपका काम यही है कि आप रेगुलरिटी से आप इस क्लास के साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। रिविजन बहुत जरूरी है, जो भी मैं करवाऊं उसे अच्छे से आपने दोहराना है। थैंक यू।